बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम डिस्कस करेंगे लीडरशिप और इसमें हमारे कि लीडरशिप और उसकी इम्पोर्टेंस क्या है, लीडरशिप और मैनेजमेंट में क्या फ़र्क है, लीडर्स और मैनेजर का फ़र्क क्या होता है, और इसके बाद लीडरशिप की जो मेन थ्योरीज़ हैं वो हम डिस्कस करेंगे, जिसमें ट्रेड्स थ्योरीज़ होंगी, बिहेवियरल थ्योरीज़ होंगी और कंटीजेंसी थ्योरीज़ होंगी। तो हम स्टार्ट करते हैं। फिर इससे पहले कि हम जो है वो थ्योरीज़ को डिस्कस करें, पहले हम लीडरशिप की इम्पोर्टेंस की बात करते हैं और इसके साथ फिर हम पावर की बात करेंगे और मैनेजर और लीडर्स का डिफरेंस जो है उसके बारे में बात करेंगे और उसके बाद हम लीडरशिप थ्योरीज जो है उसको डिस्कस करेंगे। तो पहले हम लीडरशिप की इम्पोर्टेंस के हवाले से बात करते हैं कि लीडरशिप जो है वो हमारे जो 4 बेसिक फंक्शंस हैं उनमें से एक फंक्शन जो है वो लीडरशिप है, और दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन इन ए सेंस कि ये हमारे बाकी रिसोर्सेज जो हैं ऑर्गेनाइजेशन के रिसोर्सेज, उनमें से जो सबसे इम्पोर्टेंट रिसोर्स है वो हमारा ह्यूमन रिसोर्स है, और ह्यूमन रिसोर्स को ये लीड करता है, ये लोगों को लीड करता है। बाकी रिसोर्सेज जो है वो तो बेजान रिसोर्सेज होते हैं, और ये जो जानदार रिसोर्स जो लोग हैं ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले, उनको जो है वो लीडर जो है वो लीडरशिप फराहम करती है। लीडर जो है वो ऑर्गेनाइजेशन को विजन देते हैं, डायरेक्शन देते हैं, और इसी तरह से लीडर जो है इट इज़ बेसिकली फैसिलिटेटिंग अदर्स, गाइडिंग अदर्स कि उनको कैसे अच्छा परफॉर्म करना है। एक अच्छा लीडर जो है वो ऑर्गेनाइजेशन के लोगों की एफ़र्ट्स को मज़ीद बेहतर बनाने की कोशिश करता है कि लोगों की जो एफ़र्ट्स हैं, लोगों की एबिलिटीज़ जो है उनको अच्छे तरीके से जो ऑर्गेनाइजेशन के मकासद के लिए जो है वो फ़ायदेमंद जो है वो बनाया जाए और कारआमद बनाया जाए। इसलिए लीडरशिप इसलिए बड़ा ज़रूरी है कि लीडरशिप जो है उसके हवाले से मैनेजर को समझना चाहिए कि हाउ इम्पोर्टेंट दैट इज़, क्योंकि लीडरशिप के बारे में जितना मैनेजर्स को ज़्यादा पता होगा, इससे ऑर्गेनाइजेशन को वो ज़्यादा सक्सेसफुल और इफेक्टिव बना सकते हैं। तो बेसिकली अगर ये समझें कि लीडरशिप इज़ ब्रिंगिंग आउट द बेस्ट इन अदर पीपल। लीडरशिप जो है वो लोगों की एबिलिटीज़ जो है वो अच्छी एबिलिटीज़ को बाहर निकालने की जो है वो बात है, लोगों को बेहतरीन बनाने की बात है, लोगों की स्ट्रेंथ जो है उनकी यूटिलाइजेशन जो है वो करने की बात है। लीडरशिप जो है वो बेसिकली अपॉर्चुनिटीज़ फ्राहम करने का नाम है। तो दुनिया में हम देखते हैं कि जो अच्छे लीडर्स हैं दे हैव बिल्ड देयर नेशंस, उन्होंने अपनी कौमों को जो है वो बनाने में लीडर्स का जो वो अहम किरदार है। तो लीडरशिप जो है वो ऑर्गेनाइजेशन में भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, गवर्नमेंट्स पे भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, और पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं एक और लेक्चर में कि पीटर एफ ड्रकर ने कहा कि पुअर नेशन में और जो रिच नेशन हैं उनमें जो फ़र्क है वो बेसिकली लीडरशिप का फ़र्क है और मैनेजमेंट का फ़र्क है। इसके साथ हम ये देखते हैं कि लीडर जो है उसकी डेफिनेशन जो है वो हम क्या सिंपली डेफिनेशन जो है वो हम एक क्या कर सकते हैं। तो लीडरशिप इज़ द एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस एंड मोटिवेट अदर्स टू अचीव ऑर्गेनाइजेशन गोल्स। लीडरशिप ये एबिलिटी है जिससे हम लोगों के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करते हैं और मोटिवेट करते हैं ताकि वो ऑर्गेनाइजेशन को गोल्स को अचीव करे। और इसके लिए दो तरह की हम ये बात करते हैं कि लीडरशिप ज़रूरी नहीं है कि ये पोजीशन बेस्ड हो। ऑर्गेनाइजेशन में या दुनिया में हमें बेशुमार लोग ऐसे भी मिलते हैं जो बहुत बड़े लीडर्स थे, उनके पास कोई बाकायदा तौर पे कोई पोजीशंस नहीं थी। तो बेसिकली इट इज़ द एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस एंड मोटिवेट अदर्स, इट्स नॉट पोजीशन बेस्ड, इट्स द एबिलिटी। तो एबिलिटी जो है वो पोजीशन बेस्ड भी हो सकती है, और पोजीशन के बगैर भी जो है वो लोग जो है दे हैव द एबिलिटी। तो पोजीशन जो है वो आपको एक कैपेसिटी देती है, एक अथॉरिटी देती है, लेकिन अगर आपके अंदर एबिलिटी नहीं है तो यू विल नॉट बी एबल टू मोटिवेट अदर्स। तो अभी हम पावर की बात करते हैं और पावर के सोर्सेज की बात करते हैं। पावर जो है वो एक कैपेसिटी है, कैपेसिटी एंड एबिलिटी टू कंट्रोल एंड डायरेक्ट पीपल एंड इवेंट्स। तो पावर इटसेल्फ जो है वो कोई बुरी चीज़ या अच्छी चीज़ नहीं, इसका इस्तेमाल इसे अच्छा या बुरा बनाता है। ऑर्गेनाइजेशंस में आपके पास पावर होनी चाहिए जब आप चीज़ों को चेंज करने की जो है वो कोशिश करते हैं। तो पावर इन इटसेल्फ जो है वो कोई बुरी चीज़ नहीं है। पावर से आप जो ऑर्गेनाइजेशंस के बहुत सारे गोल जो है वो अचीव कर सकते हैं। हमारे पास पावर आती कहाँ से, क्या सोर्सेज के हैं पावर के? तो पावर जो है वो हमें ऑर्गेनाइजेशन में लेजिटिमेट पावर के तौर पे मिलती है। ऑर्गेनाइजेशन में लोगों को पावर दी जाती है उनकी पोजीशन के थ्रू। मिसाल के तौर पे अगर किसी को सीईओ बनाया जाता है तो इसका मतलब सीईओ के पास पावर्स हैं कि वो ऑर्गेनाइजेशन में अपनी मर्ज़ी से बहुत सारी चीज़ें जो वो कर सकता है। इसी तरह से कोई मैनेजर है तो मैनेजर अपनी कैपेसिटी में
जो उसको अथॉरिटीज़ देंगी उन अथॉरिटीज़ के हिसाब से वो चीज़ें जो है वो चेंज कर सकता है। तो वो अथॉरिटीज़ वो कैपेसिटी जो हमें ऑर्गेनाइजेशन देती है अपोजिशन की वजह से देती है, तो इस कैपेसिटी को हम जो है लेजिटिमेट पावर जो है वो कहेंगे। इसी तरह से हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रिवार्ड पावर हो सकती है। रिवार्ड पावर ऐसी पावर है कि जिसमें हम लोगों को कोई फ़ायदा दे सकते हैं। अगर हम लोगों को प्रमोट कर सकते हैं, लोगों को रिवार्ड दे सकते हैं और लोगों को किसी किस्म की कोई फैसिलिटी दे सकते हैं, और ज़रूरी नहीं है कि ये सारी फैसिलिटीज़ जो है वो किसी पोजीशन पावर होल्डर के पास ही हो। मोस्ट प्रोबेबली तो ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा होता है कि रिवार्ड पावर भी लोगों के पास होती है जो ऑर्गेनाइजेशन में पोजीशन पे हो, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे लोग हैं जो आपको किसी तरह का फ़ायदा दे सकते हैं, तो उनके पास रिवार्ड पावर होगी। कोर्सा पावर या पनिश पावर कहते हैं इसको, पनिशमेंट पावर भी कहते हैं। तो ऐसी पावर जिससे आप लोगों को डरा सकते हैं, कोर्स कर सकते हैं, कोर्सिव है डरा सकते हैं, या लोगों को पनिश कर सकते हैं कि ऐसे इवेंट्स जो आप नहीं चाहते हैं, या किसी को डिमोट कर सकते हैं, किसी को ट्रांसफ़र कर सकते हैं, किसी को अच्छी असाइनमेंट से हटा के किसी मुश्किल असाइनमेंट पे जो है वो रख सकते हैं। इसी तरह से जैसे कोई किसी को फ़ाइन किया जा सकता है, ये सारी कोर्सिव किस्म की पावर्स हैं। इसी तरह से रेफरेंट पावर है। रेफरेंट पावर ऐसी पावर जो आपको आपकी पर्सनैलिटी की वजह से मिलती है, आपके क्रिज्मा की वजह से मिलती है, और ज़रूरी नहीं है कि ऑर्गेनाइजेशन में आपके पास को पोजीशन भी हो। जिस तरह हमने पहले भी बात किया कि सारी पावर्स जो है वो ऑर्गेनाइजेशन में, या सारी लीडरशिप या एबिलिटी जो है वो ज़रूरी नहीं है कि वो पोजीशन की वजह से आती है। बहुत सारे लोग जो है उनके पास लीडरशिप एबिलिटी होती है, और हो सकता है उनके पास पावर बाकायदा तौर पर लेजिटिमेट पावर ना हो उनके पास। इसी तरह से एक्सपर्ट पावर है। ऑर्गेनाइजेशन में ऐसे लोग भी होते हैं जो अपनी फील्ड में एक्सपर्ट होते हैं। वो हो सकता है टेक्निकली एक्सपर्ट हो सकता है उनके पास कोई कंप्यूटर स्किल्स ज़्यादा हो सकता है उनके पास किसी अकाउंट्स की स्किल ज़्यादा हो, या कोई भी टेक्निकल स्किल्स है। इसी तरह से जैसे हम डॉक्टर के पास जाते हैं क्योंकि डॉक्टर के पास एक स्किल है, ठीक है, मेडिसिन के हवाले से वो हमसे बेहतर समझता है, तो उसके पास एक स्किल है, तो उसके पास एक एक्सपर्ट पावर है। और इसी तरह से इंफॉर्मेशन पावर है। इंफॉर्मेशन आजकल के दौर में हम देखते हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बाज़ लोग जिनके पास इंफॉर्मेशन होती है, और वो इंफॉर्मेशन अगर बहुत वाइटल है, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो इंफॉर्मेशन जिन लोगों की एक्सेस में होगी, जिन जो लोग उस इंफॉर्मेशन को होल्ड करते होंगे, तो वो दे हैव द पावर्स, ठीक है। तो ये सारी जो है वो सोर्सेज हैं पावर्स की, जो ऑर्गेनाइजेशन में लोगों के मुख्तलिफ ज़राए से या मुख्तलिफ सोर्स से जो है वो मिलती हैं। अब हम बात करते हैं कि एक मैनेजर्स में और लीडर में क्या फ़र्क होता है। तो मैनेजर्स और लीडर्स जो है उसका फ़र्क अगर हम देखें, तो पहली बात यह है कि मैनेजर्स जो होते हैं वो सिस्टम के ऊपर फोकस करते हैं, वो ऑपरेशंस के ऊपर फोकस करते हैं, वो प्रोसेस के ऊपर जो फोकस करते हैं, जबकि लीडर जो होता है वो लोगों के ऊपर फोकस करता है। हमने पहले भी बात की है कि ऑर्गेनाइजेशन के जो 4 रिसोर्सेज हैं उनमें से सबसे इंपॉर्टेंट रिसोर्स जिसको हम कहते हैं, जो आप वो है ह्यूमन रिसोर्स, क्योंकि ह्यूमन रिसोर्स जो है वो आपको एक एडवांटेज देता है दूसरी ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर, इन ए सेंस कि वो अगर आपका ह्यूमन रिसोर्स कमिटेड है, एक्सपर्ट है, तो वो आपको एडवांटेज दे देगा। तो लीडर जो है वो लोगों को बिल्ड करने के ऊपर काम करते हैं, जबकि मैनेजर जो है वो सिस्टम के ऊपर फोकस करते हैं, सिस्टम को ठीक करने की कोशिश करते हैं। इसी तरह से मैनेजर जो है वो चीज़ों को स्टेबलाइज करने की कोशिश करता है, मेंटेन करने की कोशिश करता है, या इसको हम कहते हैं स्टेटस को बरकरार रखने की कोशिश करता है। जबकि लीडरशिप जो है वो नाम ही बेसिकली चेंज किया है कि लीडर को आप किसी भी इन्वायरमेंट में रखेंगे तो लीडर उसको पॉजिटिवली चेंज करने की जो है वो कोशिश करेगा। इसी तरह से मैनेजर जो है वो शॉर्ट टर्म, उसका फोकस जो है वो बड़ा शॉर्ट टर्म होता है, वो शॉर्ट टर्म में चीज़ों को सोचता है। लीडर जो है वो स्ट्रेटेजिक हवाले से चीज़ों को देखता है, वो लॉन्ग टर्म में जो है वो चीज़ों को देखता है, उसका इम्पैक्ट देखता है कि लॉन्ग टर्म में उसका इम्पैक्ट जो है वो क्या होगा। इसी तरह से मैनेजर जो है वो पावर को यूज़ करके डायरेक्ट करता है, लोगों को कंट्रोल करता है, लोगों को जबकि जब हम देखते हैं कि लीडर जो है वो इन लोगों को इंस्पायर करता है, मोटिवेट करता है। इसी तरह यानी मैनेजर्स का जो अप्रोच होती है बड़ी अथॉरिटेटिव होती है, जबकि लीडर की जो अप्रोच होती है वो बड़ी मोटिवेटिंग होती है। मैनेजर्स जो है दिस से गो, यानी उसकी जो है अप्रोच जो है वो कमांड देने की अप्रोच होती है, जबकि लीडर से लेट्स गो, यानी उसकी जो अप्रोच है वो एक पार्टनरशिप की अप्रोच है, ठीक है, रिलेशनशिप ओरिएंटेड जो है वो अप्रोच है। इसी तरह से मैनेजर को लोग ओबे करते हैं, जबकि लीडर को लोग फॉलो करते हैं, ठीक है। तो ये मेन जो है वो डिफरेंस हम देख रहे हैं कि मैनेजर्स और लीडर में जो है फ़र्क है। नो डाउट कि ऑर्गेनाइजेशन जो है उसके पास ज़्यादा लीडरशिप जो है वो एबिलिटीज़ जो है उसको ज़्यादा अप्रिशिएट किया जाता है,
लेकिन इसके साथ हम ये भी यहाँ पे डिस्कस करना चाहेंगे कि ऑर्गेनाइजेशन को मैनेजर्स की भी ज़रूरत होती है, कुछ चीज़ों को स्टेबलाइज करने की ज़रूरत भी होती है, शॉर्ट टर्म फोकस भी रखना पड़ता है बाज़ का, और चीज़ों को मेंटेन करने की भी ज़रूरत होती है, सिस्टम को भी इम्प्रूव करने की ज़रूरत होती है। लेकिन ओवरऑल लीडरशिप एबिलिटीज़ जो है वो मैनेजर्स को ज़्यादा लीडर होना चाहिए, थोड़ा मैनेजर जो है वो होना चाहिए। तो लीडरशिप जो है वो बेसिकली इट क्रिएट पॉसिबिलिटी एंड ब्रिंग आउट द बेस्ट इन अदर्स। ये हमने पहले भी बात किया कि लीडर लोग जो है वो लोगों के अंदर से जो वो स्ट्रेंथ है, उनकी जो खूबियाँ जो है उनको बाहर निकालती है और उनको वो बेहतरीन जो है वो इंडिविजुअल्स जो है बनाने में मदद देती है। अब हम इसका कॉन्सेप्ट जो है उसको चेक करते हैं जो अभी तक हमने पढ़ा है कि लीडर जो होते हैं, ऑप्शन है कि डेवलप विजन फॉर द ऑर्गेनाइजेशन, फोकस ऑन सिस्टम एंड ऑपरेशन और डायरेक्ट एंड कंट्रोल। तो अगर इसमें से हमने देखें तो हमको नज़र आ रहा है कि अभी हमने डिस्कस किया कि मैनेजर जो होते हैं वो सिस्टम और ऑपरेशन पे फोकस करते हैं और मैनेजर जो होते हैं वो डायरेक्ट करते हैं और कंट्रोल करते हैं, जबकि लीडर जो है वो विजनरी होते हैं, वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए विजन क्रिएट करते हैं। तो ए वुड बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, फिर दिस कॉन्सेप्ट के लीडर जो है वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए विजन क्रिएट करते हैं, तो लीडर्स विजनरी होते हैं। ये सिंपली ये बात याद रखने की ज़रूरत है। इसी तरह से डिफरेंट टाइप्स के हमने पावर्स जो है वो उनको देखा है, अभी डिस्कस किया, तो अभी उसको भी टेस्ट कर लेते हैं। माइक इज़ ए CEO एंड ऑल एम्प्लॉई फॉलो हिज ऑर्डर्स ड्यू टू हिज पोजीशन। माइक जो है अपनी पोजीशन की वजह से जो ऑर्डर देता है सारे लोग उसको फॉलो करते हैं। तो माइक के पास कौन सी पावर है? अभी हमने डिस्कस किया था कि जो पावर आपको पोजीशन की वजह से मिलती है उसको हम लेजिटिमेट पावर कहते हैं, ठीक है। तो बाकी पावर जो है वो रिवार्ड पावर है, क्वर्सिव है, रेफरेंट है, लेकिन जो आपको लीगल पावर जो मिलती है वो आपकी पोजीशन की वजह से उसको हम लेजिटिमेट पावर या लीगल पावर या पोजीशन पावर भी कहते हैं। अच्छा जी, एक और देखते हैं। सम लीडर्स आर एंड सेलिब्रिटीज यूज इंस्पिरेशनल अपील टू इन्फ्लुएंस अदर। दिस इज रिलेटेड टू जो लीडर्स इंस्पिरेशन यूज़ करते हैं, सेलिब्रिटी यूज़ करती है अपने क्रिज्मा की वजह से, अपनी पर्सनैलिटी की वजह से, तो ऐसी पावर को हम रेफरेंट पावर जो है वो कहते हैं, ठीक है। ये पर्सनैलिटी की पावर है, ये पोजीशन पावर नहीं है, ये इंसान की उसकी क्रिज्मा की उसकी पर्सनैलिटी की जो है पावर है। लोग उससे एसोसिएट होना चाहते हैं, लोग उसकी बात मानते हैं। तो सेलिब्रिटीज़ के पास, लीडर्स के पास, पॉलिटिकल लीडर्स हों या सोशल लीडर्स हों, इनके पास ये जो पावर होती है रेफरेंट पावर होती है। अच्छा जी, अब हम लीडरशिप थ्योरीज जो है उनको डिस्कस करते हैं। लीडरशिप थ्योरीज जो है वो हमारे पास तीन तरह की जो है वो मेजर थ्योरीज हैं जिसको हम डिस्कस करेंगे। वैसे तो लीडरशिप की जो है वो बेशुमार थ्योरीज होंगी, लेकिन बेसिक लेवल पे जो हम डिस्कस करते हैं वो तीन तरह की मेजर थ्योरीज हैं, और ठीक है, वो ट्रेड्स थ्योरीज हैं जो कि इंसान के पर्सनल करेक्टरिस्टिक्स जो है उससे डील करती है। इनको हम इसमें आगे नेक्स्ट जो है हम इसको डिटेल से डिस्कस करेंगे। फिर भी हमारे पास बिहेवियर थ्योरीज हैं जो डील करती हैं बिहेवियर के साथ। तो पहली डील करती है करेक्टरिस्टिक्स के साथ या ट्रेड्स के साथ, दूसरी बिहेवियर के साथ, और तीसरी जो है वो कंटीजेंसी थ्योरीज है। कंटीजेंसी थ्योरी जो है इसको हम सिचुएशन थ्योरीज भी कह सकते हैं, क्योंकि ये स्पेसिफिक सिचुएशन के साथ या कॉन्टेक्स्ट के साथ जो है वो डील करती है, ठीक है। तो अभी हम देखते हैं इनको। पहले हम ट्रेड थ्योरी को देखते हैं। ट्रेड थ्योरीज का मतलब है कि पर्सनल करेक्टरिस्टिक या पर्सनल करेक्टरिस्टिक्स में फिजिकल करेक्टरिस्टिक्स भी आ सकते हैं और साइकोलॉजिकल करेक्टरिस्टिक्स भी आ सकते हैं। तो दुनिया में ऐसा हुआ कि पहले जो ये थ्योरीज पेश की, लोगों ने कहा जी कि जो एक लीडर होता है उसकी हाइट जो है वो ज़्यादा हो तो वो एक बंदा लीडर हो सकता है। इसी तरह से किसी की अपीयरेंस के बारे में कहा कि उसकी आइज़ का कलर ऐसे होना चाहिए, या उसका हेयर ऐसे होने चाहिए, या उसकी फिजिकल अपीयरेंस ऐसी होनी चाहिए। इसी तरह से मुख्तलिफ रेस के लोगों को कहा गया कि ये ज़्यादा अच्छे लीडर जो होते हैं। सोशल क्लास के ऊपर बात की गई, जेंडर के ऊपर बात की गई। इसी तरह से इवन डेट ऑफ बर्थ के ऊपर भी बात की, वो भी फिजिकल एट्रीब्यूट्स में आता है कि डेट ऑफ बर्थ भी बाज़ लोगों ने कहा कि जी ये भी डिटरमिन करती है कि आप किस माह में पैदा हुए हैं। इस तरह से लोग जो है वो फिजिकल एट्रीब्यूट्स को जो है वो लीडरशिप की बुनियाद बनाते थे। फिर इसी के साथ साथ ट्रेड्स थ्योरी में साइकोलॉजिकल या पर्सनैलिटी ट्रेड्स भी आए, और ये पर्सनैलिटी ट्रेड जो है वो बेशुमार थे। तो जिनके ऊपर जो है वो बहुत सारे लोग जो है जिनके ऊपर एग्रीड हुए कि ये पर्सनैलिटी ट्रेड हो गए। जो मेजर पर्सनैलिटी ट्रेड थे वो ये डिफ़ाइन किया गया कि ड्राइव है, लोग ड्रिवन है, डिज़ायर टू लीड, ऑनेस्टी एंड इंटेग्रिटी, सेल्फ कॉन्फिडेंस, इमोशनल स्टेबिलिटी हो, कॉग्निटिव एबिलिटी का मतलब है कि मेंटल एबिलिटी जो है उनकी सोचने समझने की सलाहियत है, और नॉलेज ऑफ द बिजनेस। ये सारी चीज़ें जो है ये आपके साइकोलॉजिकल ट्रेड्स हैं, पर्सनैलिटी ट्रेड्स हैं। तो ट्रेड्स थ्योरी जो है वो बेसिकली ये कह रही है कि हमारे ट्रेड्स जो है वो हमें
लीडर जो है वो बनाते हैं। और कुछ लोगों ने फिज़िकल ट्रेड्स की बात की, कुछ लोगों ने पर्सनैलिटी जो है वो ट्रेड्स की बात की। उसके बाद हम बिहेवियरल थ्योरीज़ की बात करते हैं। बिहेवियरल थ्योरीज़ जो है उसमें मेजर 4 हमारे पास जो है वो बिहेवियर थ्योरी जो है वो हम डिस्कस करेंगे इस लेवल पे। और उसमें हमारे पास यूनिवर्सिटी आयोवा स्टडीज़ के हवाले से बात की गई है, ओहायो स्टेट में के हवाले से बात की गई है, यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन स्टडीज़ है, और इसी तरह से मैनेजरियल ग्रेड जो है उसके बारे में जो वो बात की गई है, जो हम बात करेंगे इसके हवाले से बेसिक लेवल पे। तो सब पहले हम स्टार्ट करते हैं यूनिवर्सिटी आयोवा स्टडीज़ के हवाले से। उसमें हम ये देखते हैं कि डिफरेंट तरह के स्टाइल जो है बेसिकली वो स्टडी किए गए। 3 स्टाइल जो थे वो स्टडी किए गए। उसमें ऑटोक्रेटिक स्टाइल था, जिसमें ये था कि लीडर जो है वो सारी डिसीजन मेकिंग खुद करता था और वो लोगों की पार्टिसिपेशन उसके अंदर नहीं थी। ये बड़ी अथॉरिटेटिव अप्रोच थी जिसको स्टडी किया गया और देखा गया कि ये कितनी इफेक्टिव है। उसी तरह से डेमोक्रेटिक स्टाइल को देखा गया। डेमोक्रेटिक स्टाइल जो है वो बड़ा पार्टिसिपेटरी अप्रोच था, जिसमें लीडर जो है वो इन्वॉल्व करता था अपने सबॉर्डिनेट को, और एक डिसीजन मेकिंग जो होती थी वो बड़ी पार्टिसिपेटरी अप्रोच के साथ जो होती थी। और फिर एक तीसरा स्टाइल जो है जिसको लेज़े फ़ेखे स्टाइल जो है वो बोलते हैं, फ्रेंच वर्ड है जिसका मतलब होता है फ्री हैंड स्टाइल। और ये जो फ्री हैंड स्टाइल था इसमें सबॉर्डिनेट जो है उनको फ्री छोड़ दिया गया ताकि वो अपनी मर्ज़ी से जो मर्ज़ी डिसीजन करें। तो जब इन तीनों चीज़ों को डिस्कस किया गया, तीनों स्टाइल को डिस्कस किया गया, तो उसमें देखा गया कि डेमोक्रेटिक स्टाइल जो है वो लीडरशिप का दैट वाज कंसिडर्ड टू बी मोर इफेक्टिव। ये ज़्यादा इफेक्टिव था। इसके अंडर जो लोग काम कर रहे थे वो ज़्यादा सेटिस्फाइड थे और ज़्यादा प्रोडक्टिव थे, जबकि ऑटोक्रेटिक स्टाइल के अंदर काम करने वाले जो सबॉर्डिनेट थे वो इतने ज़्यादा जो वो प्रोडक्टिव नहीं थे। और सबसे ज़्यादा जो बुरा स्टाइल जो इसमें देखा गया वो था ये फ्री हैंड स्टाइल। कि फ्री हैंड स्टाइल में जब आप लोगों को बिल्कुल छोड़ देते हैं कि आप कोई लीडरशिप प्रोवाइड नहीं करते, तो लोगों की जो है वो परफॉर्मेंस जो है वो ख़राब हो जाती है। उसके बाद ओहायो स्टेट जो है उसके हवाले से बात की गई। ओहायो स्टेट जो है उसमें दो डायमेंशन जो है वो डिस्कस की। एक इनिशिएटिंग स्ट्रक्चर और दूसरा उसके साथ साथ कंसिडरेशन जो है। इनिशिएटिंग स्ट्रक्चर का मतलब है कि लीडर जो है दे वर मोर फोकस्ड ऑन अकम्प्लिशिंग टास्क, और कंसिडरेशन में ये था कि वो लोगों के लिए उनका कंसिडरेशन जो है वो ज़्यादा थी। दे वर शोइंग रिस्पेक्ट एंड कंसर्न फॉर अदर पीपल। और इसमें भी देखा गया कि जो लीडर जो है वो दे वर मोर फोकस्ड टास्क के ऊपर भी और कंसिडरेशन के ऊपर, वो ज़्यादा इफेक्टिव थे। क्योंकि अगर आप सिर्फ टास्क के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करेंगे तो एम्प्लॉइज़ जो है वो डिससेटिस्फाइड हो जाएंगे, लेकिन अगर आप सिर्फ कंसिडरेशन पे भी जोर रखेंगे तो कंसिडरेशन से भी जो है एम्प्लॉइज हो सकता है वो अपने काम जो है उस तवज्जो से ना करें। तो देखा ये गया कि इन दोनों एलिमेंट्स के ऊपर जो लीडर जो है वो फोकस थे, वो लीडर जो है वो ज़्यादा कामयाब थे। इसी तरह से यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन स्टडीज़ जो है उसको देखा गया। यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन स्टडीज़ में भी जो टू तरह के बिहेवियर जो है, टू टाइप्स ऑफ बिहेवियर जो है वो स्टडी की गई। एम्प्लॉइज़ ओरिएंटेड बिहेवियर था जिसमें पार्टिसिपेशन थी, टीम वर्क था और अप्रिशिएटिव अप्रोच थी, जबकि एक प्रोडक्शन ओरिएंटेड जो है अप्रोच थी कि जिसमें लीडर जो है देवर मोर फोकस कि जॉब जो है वो कंप्लीट की जाए, वो टेक्निकल एस्पेक्ट जो है उसके साथ कंसर्न थे। और एम्प्लॉइज जो है ज़ाहिर है वो जो एम्प्लॉइज सेंटर्ड अप्रोच या एम्प्लॉइज लीडरशिप अप्रोच है उसके साथ जो एम्प्लॉइज ज़्यादा सेटिस्फाइड थे और ज़्यादा प्रोडक्टिव थे। उसके बाद जो है वो हमारी जो चौथी थ्योरी हम जो डिस्कस कर रहे हैं बिहेवियर में है वो मैनेजरियल ग्रेड। मैनेजरियल ग्रेड जो है वो बेसिकली दो डायमेंशंस के ऊपर जो है वो बनाया गया और उसको स्केल देखा गया 9 तक, 1 से लेकर 9 तक। दो डायमेंशन ये थी, एक कंसर्न फॉर पीपल और दूसरी है कंसर्न फॉर प्रोडक्शन। अब इसमें देखें कि 1 से लेके 9 तक जो है वो कंसर्न फॉर प्रोडक्शन का जो है वो मार्जिन है, और इसी तरह से 1 से लेके 9 तक कंसर्न फॉर प्रोडक्शन, कंसर्न फॉर पीपल के हवाले से बात की। तो अगर कोई मैनेजर उसका कंसर्न फॉर प्रोडक्शन भी बहुत कम हो यानी 1 हो और कंसर्न फॉर पीपल भी बहुत कम हो, तो इसको हम कहेंगे कि उसका कंसर्न फॉर प्रोडक्शन भी 1 है और कंसर्न फॉर पीपल भी जो है वो 1 है। तो ऐसी मैनेजमेंट को, ऐसी अप्रोच को कहा जाता है इम्पोवरिश्ड मैनेजमेंट, यानी ये कमज़ोर मैनेजमेंट है, ये कोई अच्छी मैनेजमेंट नहीं है। और इसी तरह से अगर कोई मैनेजर जो है उसका कंसर्न फॉर प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हो,
यानी ही इज़ कंसर्निंग अबाउट प्रोडक्शन मोर, यानी 9 जो है उसका कंसर्न फॉर प्रोडक्शन है, लेकिन कंसर्न फॉर पीपल जो है वो बहुत कम है, 1 है, यानी लोस्ट लेवल पे है। तो ऐसी मैनेजमेंट जो है उसको हम कहते हैं कि ये बड़ी अथॉरिटेटिव है अप्रोच है, और ये कंप्लायंस, अथॉरिटेटिव कंप्लायंस की लोगों को मजबूर कर रही है कि उसकी अथॉरिटी को जो है वो माना जाए। अब अगर हम ये देखें कि ऐसा कंसर्न जो दोनों तरह से दोनों चीज़ों को टैकल करता हो किसी हद तक, तो कंसर्न फॉर पीपल भी हो और कंसर्न फॉर प्रोडक्शन भी हो, यानी 5, यानी हम मिड में ले रहे हैं कि कंसर्न फॉर प्रोडक्शन भी है और कंसर्न फॉर पीपल भी है। तो इसमें हम देखते हैं कि ये मिडल ऑफ द रोड अप्रोच है, और इसके साथ साथ इसको यानी अप्रोच का नाम दिया है मिडल ऑफ द अप्रोच, मिडल ऑफ द रोड अप्रोच। अब आगे बात करते हैं, अगर कंसर्न फॉर प्रोडक्शन कम हो, बिल्कुल 1 हो, लेकिन कंसर्न फॉर पीपल बहुत ज़्यादा हो, तो ऐसी जो अप्रोच को हम कहते हैं कंट्री क्लब अप्रोच, बिकॉज पीपल दे विल बी एंजॉइंग ओवर देयर, तो कंट्री क्लब अप्रोच होगी। और आखिर पे हम बात करते हैं ऐसी अप्रोच जिसमें कंसर्न फॉर प्रोडक्शन भी 9 है और कंसर्न फॉर पीपल भी जो है वो 9 है, यानी दोनों चीज़ें जो है वो बेहतरीन है। तो ऐसी ऐसी अप्रोच को हम कहते हैं टीम मैनेजमेंट अप्रोच, और दिस इज़ द अप्रोच विच इज़ कंसिडर्ड टू बी द बेस्ट अप्रोच। कि अच्छी मैनेजमेंट, अच्छी लीडरशिप ये है कि दोनों चीज़ों का ख्याल रखा जाए, कि दोनों चीज़ों का बेहतरीन ख्याल रखा जाए, और जिसमें प्रोडक्शन का भी ख्याल हो और लोगों का भी ख्याल हो। और वो सिर्फ ये नहीं है कि कंसर्न फॉर पीपल सेक्रीफाइस किया जाए कंसर्न फॉर प्रोडक्शन पे, ऐसा होगा तो वो ये 5-5 में जो है वो हम मिडिल ऑफ द रोड अप्रोच होंगे। लेकिन मिडिल ऑफ द रोड अप्रोच का मतलब है कि हम प्रोडक्शन जो है उसको भी सेक्रीफाइस करेंगे और लोगों का कंसर्न को भी सेक्रीफाइस करेंगे, जबकि सबसे बेहतरीन अप्रोच होगी कि दोनों के कंसर्न को जो है वो बहुत ज़्यादा फोकस किया जाए। अच्छा, उसके बाद हमारी तीसरी जो है वो जो हमारी थ्योरीज़ की कैटेगरीज हैं वो है कंटीजेंसी थ्योरीज़ ऑफ लीडरशिप। कंटीजेंसी थ्योरीज़ का मतलब है सिचुएशनल थ्योरीज़, और इसमें जो है वो हम थ्योरीज़ जो देखेंगे, एक तो फिडलर का मॉडल देखेंगे, फिर हम सिचुएशन थ्योरी जो है वो देखेंगे हर्से की, और फिर उसके साथ साथ हम पाथ गोल थ्योरी जो है वो देखेंगे। इसको देखते हैं। सबसे पहले जो है हम फिडलर का कंटीजेंसी मॉडल जो है वो देखते हैं। फिडलर का कंटीजेंसी मॉडल जो है उसके अंदर जो है उसने कहा कि 3 वेरिएबल्स की बात उसने की। जैसे हमने कहा कि ये कंटीजेंसी मॉडल बेसिकली ये कह रहा है कि पहली थ्योरी जो हमने ट्रेड्स थ्योरी की बात की, तो हमने कहा कि लीडर्स के करेक्टरिस्टिक्स या लीडर के ट्रेड्स उसे लीडर्स बनाते हैं। दूसरा जो बिहेवियरल थ्योरीज में हमने बात की, तो उसने कहा कि लीडर्स का बिहेवियर उससे जो है वो अच्छा लीडर बनाता है। जबकि जो कंटीजेंसी थ्योरी ये कहती है कि लीडर का बिहेवियर या ट्रेड्स के साथ साथ जो सिचुएशन फैक्टर्स है वो बहुत मैटर करते हैं। तो सिचुएशन फैक्टर्स जो है या कॉन्टेक्स्ट जो है उसको देखना बहुत ज़रूरी है। अगर कॉन्टेक्स्ट जो है उसको आप नज़रअंदाज करेंगे तो फिर कोई भी लीडरशिप स्टाइल जो है इफेक्टिव नहीं हो सकता। तो लीडरशिप स्टाइल जो है वो जिस तरह की सिचुएशन हो उस तरह का लीडरशिप स्टाइल जो है वो अगर अपनाया जाएगा तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। तो फिडलर जो है वो उसका ये मॉडल जो अभी हम इस कॉन्टेक्स्ट में कंटीजेंसी वेरिएबल्स के हवाले से डिस्कस करते हैं, तो उसने फिडलर ने 3 जो है वो वेरिएबल्स की जो है वो बात की। उसने कहा कि किसी भी सिचुएशन में ये देखना चाहिए कि लीडर और मेंबर के रिलेशनशिप जो है वो क्या है। लीडर जो है वो किस हद तक उसको या रिलेशनशिप में रिस्पेक्ट, कॉन्फिडेंस और ट्रस्ट है। इसी तरह से टास्क कितनी स्ट्रक्चर्ड है, यानी टास्क कितनी रूटीन की टास्क है, डिफाइंड है, स्ट्रक्चर्ड है, लोगों को पता है कि व्हाट दे आर सपोज टू डू। ऐसा नहीं है कि टास्क जो है वो स्ट्रक्चर नहीं है, कोई टास्क के अंदर एम्बिग्यूटी है, टास्क डिफाइंड होनी चाहिए। अगर डिफाइंड है या नहीं है तो सिचुएशन पे डिपेंड करता है कि यानी हम तीनों वेरिएबल्स को देखने को। पोजीशन पावर के लीडर जो है उसके पास पावर्स कितनी ज़्यादा हैं, क्या वो लोगों को प्रमोट कर सकता है, क्या वो लोगों को डिसिप्लिन कर सकता है, लोगों को फायर कर सकता है, लोगों को हायर कर सकता है, क्या लोगों को फ़ायदा दे सकता है और नुकसान दे सकता है। तो उसने कहा ये 3 वेरिएबल जो हैं इनको जो है वो सिचुएशन के हवाले से जो है वो देखना चाहिए, और ये डिटरमिन करेंगे कि लीडरशिप का कौन सा स्टाइल जो है वो बेहतरीन होगा। तो अब हम एक हवाले से चार्ट को देखते हैं। इसने बात की है लीडरशिप के लीडरशिप जो है वो कौन सा अच्छा होगा। तो 2 तरह की लीडरशिप का उसने बात की, एक टास्क ओरिएंटेड लीडरशिप हो सकता है और एक रिलेशनशिप ओरिएंटेड जो है वो लीडरशिप हो सकता है। अब टास्क ओरिएंटेड जो है वो लीडर जो है वो होगा जो इसने जो एक कैटेगरी बताई है या एक उसने बताई है लीस्ट प्रेफर कोवर्कर। लीस्ट प्रेफर कोवर्कर का मतलब ये है कि अगर कोई लीडर उसको एक क्वेश्चनर्स दिया जाता है कि अगर उस क्वेश्चंस के हवाले से उसे पूछा जाता है किसी वर्कर के बारे में, अगर वो अपने वर्कर के बारे में
पॉजिटिव जो है वो चीज़ें बयान करता है, तो इसका मतलब है कि ये इसका हाई एलपीसी स्कोर है लीडर का, और ये लीडर जो है वो रिलेशनशिप ओरिएंटेड है। अगर लीडर जो है वो अपने वर्कर के बारे में, जिस वर्कर के बारे में उससे पूछा जाए उसके बारे में वो बताता है कि वो ज़रा क्रिटिकल है और उसके बारे में वो उसके ख्यालात जो है वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नहीं है, तो इसका मतलब पॉजिटिव इन द सेंस कि वो ज़्यादा फोकस है कि वो काम जो है वो लिया जा सके, रिलेशनशिप ओरिएंटेड नहीं है, तो ऐसा लीडर जो होगा वो लो एलपीसी स्कोर जो है वो होगा उसका, और ये सजेस्ट करेगा ये टास्क ओरिएंटेड जो है वो लीडर है। तो उस मॉडल के हवाले से हम देखते हैं कि जो एलपीसी स्कोर है, इसका मतलब ये है कि दो तरह के हमने लीडर डिफाइन कर लिए अकॉर्डिंग टू फेडलर के मॉडल के साथ। एक रिलेशनशिप ओरिएंटेड लीडर विद हाई एलपीसी स्कोर, और एक टास्क ओरिएंटेड लीडर विद लो एलपीसी स्कोर। फिर दोबारा बता रहे हैं कि हाई एलपीसी स्कोर वाला वो लीडर होगा जो अपने वर्कर के बारे में ज़्यादा पॉजिटिव होगा, और जो लो एलपीसी वाला है वो होगा जो अपने वर्कर के बारे में इतना पॉजिटिव नहीं होगा, नेगेटिव होगा, और वो टास्क के ऊपर जो है वो ज़्यादा उसका फोकस होगा। अभी इस चार्ट को ज़रा थोड़ा सा गौर से देखिए। इसमें हमने देखा है कि सिचुएशन जो है उसके हवाले से हम देखेंगे कि फेवरेबल है, मीडियम है या अनफेवरेबल है। तो हमने कहा कि हमारे पास तीन तरह के वेरिएबल्स हैं, लीडर मेंबर रिलेशनशिप, पोजीशन पावर और टास्क स्ट्रक्चर। तो किसी सूरत में ऐसा हो सकता है कि लीडर्स मेंबर रिलेशनशिप अच्छी हो, पोजीशन पावर भी अच्छी हो, टास्क स्ट्रक्चर भी हाई हो, तो इसका मतलब है ये बड़ी फेवरेबल सिचुएशन है। इसी तरह से हम ये भी कहेंगे कि अगर लीडर मेंबर रिलेशनशिप गुड हैं, टास्क पोजीशन पावर हाई है लेकिन टास्क स्ट्रक्चर लो है, तब भी इसको हम फेवरेबल कंडीशन जो है वो कंसिडर करेंगे अकॉर्डिंग टू फिडलर मॉडल। और अगर लीडर मेंबर रिलेशनशिप गुड है, पोजीशन पावर लो है और टास्क स्ट्रक्चर हाई है, तब भी ये तीनों जो है वो पोजीशन जो है ये हमारी फेवरेबल कंडीशन में आएंगी। लेकिन अगर अगर इनमें से अगर आप नेक्स्ट में देखें कि दो चीज़ें जो है ये लो है, पोजीशन पावर भी लो है और टास्क स्ट्रक्चर भी लो है, जबकि लीडर मेंबर रिलेशनशिप जो है वो गुड है, मीडियम की अगर हम बात करें, तो मीडियम के लिए जो है वो जब सिचुएशन मीडियम हो तो उसके लिए हमारे पास है हाई एलपीसी लीडर। जबकि आप गौर करें तो दोनों सूरतों में, जबकि हमारे पास पोजीशन फेवरेबल भी हो या हमारे पास पोजीशन अनफेवरेबल हो, तो दोनों पोजीशन में हमें ऐसा लीडर चाहिए जो टास्क ओरिएंटेड हो। इसका मतलब ये है कि जब आपके पास सारी चीज़ें हो, आपके पास पोजीशन पावर भी अच्छी हो, आपके पास टास्क भी स्ट्रक्चर हो, लीडरशिप मेंबरशिप रिलेशन हो, या इनके मिक्स में जो है वो चीज़ें ऐसी हों कि सिचुएशन फेवरेबल हो, तो आप जो है वो लोगों के ऊपर जो है वो ज़्यादा काम के ऊपर ज़्यादा फोकस कर सकते हैं। लेकिन जब आपके पास आपके रिलेशनशिप अच्छे ना हो, जैसे हम देखते हैं मीडियम में लीडरशिप के रिलेशनशिप पुअर हैं, या एक में अगर गुड हैं तो लेकिन उसके पास पोजीशन पावर लो है और उसके पास स्ट्रक्चर जो है वो लो है, तो ऐसी सूरत हाल जो मिक्स सी सूरत हाल हो, जिसमें आपकी मीडियम सूरत हाल हो, जिसमें आपकी पोजीशन पावर जो है अभी इतनी अच्छी नहीं है, या उसके साथ आपके रिलेशनशिप अच्छे नहीं है, या टास्क स्ट्रक्चर में आप इतने अच्छे नहीं है, या इसके कम्बिनेशन के हवाले से आप देखते हैं कि चीज़ें इतनी अच्छी नहीं है, ऐसी पोजीशन को उसने कहा कि ये मीडियम पोजीशन है। और वहाँ पे फिर आपको रिलेशनशिप ओरिएंटेड बंदा चाहिए, ऐसा बंदा चाहिए जो लोगों के साथ रिलेशनशिप को बिल्ड अप करके सिचुएशन इस मीडियम सिचुएशन को अच्छे तरीके से जो है वो टैकल कर सके और अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइजेशन को जो है वो निकाल सके इसमें से। एक और बात, जो फिडलर का मॉडल है वो ये भी कहता है कि लीडरशिप का स्टाइल जो है वो फिक्स होता है। तो वो कहता है कि जिस तरह की सूरत हाल होगी उस तरह का आपको लीडर जो है वो ऐसी सूरत हाल में डालना चाहिए। जब फेवरेबल सूरत हाल होगी तो टास्क ओरिएंटेड लीडर जो है वो आप डाल सकते हैं विद लो एलपीसी स्कोर जो है जिसका। और जब आपके पास सिचुएशन बहुत पॉजिटिव ना हो, मीडियम सी सूरत हाल हो, तो फिर उसका मतलब आपको वहाँ पे रिलेशनशिप बिल्ड करके लोगों को मोटिवेट करके, क्योंकि आपके पास पोजीशन पावर किसी जगह पे वीक होती है, किसी जगह पे आपके रिलेशनशिप अच्छे नहीं होते, किसी जगह पे आपका टास्क स्ट्रक्चर जो है वो अच्छी तरह से डिफाइंड नहीं है, हाई नहीं है, तो फिर आपको रिलेशनशिप ओरिएंटेड लीडर जो है वो यहाँ पे चाहिए होगा। अभी इसको चेक कर लेते हैं आप कॉन्सेप्ट को कि क्या है। कंटीजेंसी थ्योरीज आर बेस्ड ऑन लीडर्स के बिहेवियर पे है, साइकोलॉजिकल करेक्टरिस्टिक्स पे है, या सिचुएशन कंडीशन पे है। तो अभी हमने बात की है कि लीडरशिप जो कि ये जो थ्योरी है कंटीजेंसी थ्योरी, ये बेस करती है सिचुएशनल कंडीशंस के ऊपर।
द सिचुएशन फैक्टर्स आइडेंटिफाई इन फिडलर कंटीजेंसी मॉडल। 3 फैक्टर जो अभी हमने डिस्कस किए हैं जो फिडलर के मॉडल में जो वो देखे गए हैं कि वो कौन से थे, टास्क स्ट्रक्चर, जॉब डिस्क्रिप्शन एंड जॉब स्पेसिफिकेशन, या उसके साथ डायरेक्शन है, पोजीशन पावर है, लीडरशिप मेंबरशिप रिलेशन है, या टास्क स्ट्रक्चर है, लीडर मेंबर रिलेशन है, या पोजीशन पावर है। तो इसमें से हमें पता है कि इसमें हमारे पास जो सी आंसर है दैट वुड बी द राइट आंसर टास्क स्ट्रक्चर है, लीडर मेंबर रिलेशनशिप है एंड पोजीशन पावर है। उसके बाद हर्शे की सिचुएशनल थ्योरी जो है उसको डिस्कस करते हैं। ये भी कंटीजेंसी थ्योरी की जो है वो एक और शक्ल है, ये दूसरी थ्योरी है कंटीजेंसी थ्योरी की। पहले हमने फिडलर की बात की है तो अभी हर्शे की बात करते हैं, फिर उसके बाद गोल थ्योरी की बात करेंगे। तो उसने आइडेंटिफाई किया है कि एम्प्लॉइज़ के 4 तरह के लेवल हो सकते हैं। एक लेवल M1 है, ऐसे एम्प्लॉइज़ जो कॉम्पिटेंसी में लो हैं और उनकी जॉब कमिटमेंट भी लो है। तो ऐसे मैनेजर जो है उनके लिए आपकी अप्रोच जो है वो टेलिंग की अप्रोच होगी। टेलिंग की अप्रोच का मतलब है कि आप ऐसे एम्प्लॉइज़ जो है उनको डायरेक्ट करेंगे और उनको बताएंगे व्हाट दे आर सपोज टू डू। ऐसे मैनेजर जो दे हैव लो इन कॉम्पिटेंसी बट हाई कमिटमेंट, ऐसे एम्प्लॉइज़ जो है, ऐसे एम्प्लॉइज़ जिनकी कॉम्पिटेंसी तो लो है लेकिन उनकी कमिटमेंट जो है वो हाई है, तो ऐसे जो है उनको आप सेलिंग जो है होगी। इसका मतलब है कि आप उनको चीज़ों के ऊपर बताएंगे कि जो काम करना है, क्योंकि इनकी कॉम्पिटेंसी जो है वो लो है, तो आप इनको कन्विंस भी करेंगे और इनको आप ट्रेनिंग भी देंगे। इसी तरह से हाई कॉम्पिटेंसी बट लो कमिटमेंट, ऐसे लोग जिनमें कॉम्पिटेंसी ज़्यादा है तो ऐसे लोगों के साथ पार्टिसिपेटरी अप्रोच जो है वो अपनाई जाएगी। और इसी तरह से जिन लोगों में हाई कॉम्पिटेंसी और हाई कमिटमेंट है, ऐसे लोग जो अपने काम को समझते भी हैं, कमिटमेंट भी है, तो मैनेजर जो है उनको बहुत ज़्यादा, या लीडर जो है उन्हें बहुत ज़्यादा जो है लीडरशिप प्रोवाइड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आप उनको डेलीगेट भी कर सकते हैं, आप उनको काम दे सकते हैं और वो काम खुद ही करना शुरू कर सकते हैं। तो कुछ लोग ऐसे होंगे जिनके पास कॉम्पिटेंसी नहीं होगी तो और वो कमिटमेंट भी नहीं है, तो आपको उनको अथॉरिटेटिव अप्रोच के साथ डायरेक्ट करना पड़ता है। कुछ लोगों को आपको जो है वो थोड़ा सा इन्फ्लुएंस करना पड़ता है, कन्विंस करना पड़ता है, थोड़ा सा काम के हवाले से उनको ट्रेनिंग देनी पड़ती है। कुछ लोगों को जिनकी में ऑलरेडी कॉम्पिटेंसी है, कमिटमेंट लो है, तो उनके साथ पार्टिसिपेटरी अप्रोच जो है वो करनी चाहिए। और जो लोग ऑलरेडी अपने काम को समझते हैं और कमिटमेंट भी है, ऐसे लोगों को आपको लीडरशिप प्रोवाइड करने के बजाय उनको बहुत सारी चीज़ें आप डेलीगेट कर देते हैं कि वो खुद अपनी जो है वो कैपेसिटी को यूज़ करते हुए वो काम करते हैं। अभी इसको भी देखते हैं सिचुएशन थ्योरीज। अकॉर्डिंग टू सिचुएशन थ्योरी लीडर्स बिहेवियर शुड बी क्या होना चाहिए व्हेन डीलिंग विद एन एम्प्लॉय विद लो कॉम्पिटेंसी एंड लो कमिटमेंट। जब लो कॉम्पिटेंसी है और कमिटमेंट भी लो है, तो अभी हमने देखा कि उसके लिए आप टेलिंग जो है, यानी एक ऐसी अप्रोच होगी जिसमें आप डायरेक्ट और कंट्रोल करेंगे। आप यू विल जस्ट टेल दैट पर्सन व्हाट ही और शी इज़ सपोज टू डू। उसके बाद हमारी जो आखिरी थ्योरी है हमारी कंटीजेंसी थ्योरी के हवाले से, वो है हमारी पाथ गोल थ्योरी। पाथ गोल थ्योरी ये कहती है कि लीडरशिप का स्टाइल जो है वो डायरेक्टिव भी हो सकता है, सपोर्टिव भी हो सकता है, पार्टिसिपेटरी भी हो सकता है और अचीवमेंट ओरिएंटेड होता है। 4 तरह के स्टाइल जो है वो आइडेंटिफाई किए, जिससे हम एम्प्लॉइज़ जो है उसकी परफॉर्मेंस को डील कर सकते हैं, एम्प्लॉइज़ की परफॉर्मेंस को बेहतर बना सकते हैं। तो लीडरशिप के इन चारों स्टाइल की बेस पे जो है वो एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस जो है वो अच्छी या बुरी हो सकती है। अब इन चारों स्टाइल में से हम कौन सा स्टाइल जो है वो बेहतरीन है, अब ये जो है ये डिपेंड करता है कि आप इन चारों में से कौन सा स्टाइल जो है वो अपनाएंगे। ये डिपेंड करता है 2 फैक्टर्स के ऊपर। एक तो है सबॉर्डिनेट्स की वो कंट्री सिचुएशन के सबॉर्डिनेट जो है उसकी एबिलिटी कितनी है, उसका लोकस ऑफ कंट्रोल क्या है। लोकस ऑफ कंट्रोल क्या है कि वो अपनी जो है वो, जिसको हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि अपनी ज़िंदगी को या अपनी फेट को वो समझता है कि ही इज़ द मास्टर ऑफ इन हिज ओन डेस्टिनी। वो अपनी चीज़ों का खुद जो है वो मास्टर है, या जो कुछ लोगों ने लिखा या जो कुछ उसकी तकदीर में लिखा गया वो ही उसको मिलना है। तो दोनों तरह से हम देखते हैं कि जिनका लोकस ऑफ कंट्रोल इंटरनल होता है वो अपने आप पे ज़्यादा फोकस करते हैं कि वी आर द मास्टर ऑफ आवर ओन डेस्टिनी, और जो लोग एक्सटर्नल लोकस ऑफ कंट्रोल होता है वो कहते हैं कि जी जो कुछ भी होगा वो मिल जाएगा, बस हमें ऐसा जो है वो बहुत एफर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये इस तरह से अगर एम्प्लॉय का इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल होगा या एक्सटर्नल लोकस ऑफ कंट्रोल होगा, इसकी बेसिस पे लीडरशिप स्टाइल जो है वो डिटरमिन किया जाएगा। फिर इसके साथ एक्सपीरियंस है, जैसे हम सिचुएशन थ्योरी में भी डिस्कस कर चुके हैं कि ज़्यादा एक्सपीरियंस होगा तो ज़ाहिर है मैनेजर जो है उसका स्टाइल जो है वो डायरेक्टिव की बजाय वो पार्टिसिपेटिव भी हो सकता है, अचीवमेंट ओरिएंटेड जो है वो भी हो सकता है।
इसी तरह से इन्वायरमेंटल कंटीजेंसीज है कि टास्क कितनी स्ट्रक्चर है, फार्मर अथॉरिटी सिस्टम क्या, वर्क ग्रुप क्या है। तो ये दोनों चीज़ें जो है ये बेसिकली डिटरमिन करती हैं कि लीडरशिप का स्टाइल जो है वो क्या होना चाहिए। तो लीडरशिप का स्टाइल जो है वो बेहतरीन स्टाइल होगा इन इन्वायरमेंटल फैक्टर्स को कंसिडर करते हुए, उसी से एम्प्लॉई सेटिस्फाइड होगा और उसी से एम्प्लॉई की परफॉर्मेंस जो है वो बेहतर होगी। इसको भी चेक करते हैं। Ali is a supervisor, schedule works and direct his people to achieve organization goals. According to path goal theory, his behavior can be described as, यानी वो सुपरवाइज कर रहा है चीज़ों, अली जो है, और लेकिन ही इज़ द वन, वो जो डायरेक्ट करता है अपने लोगों को और स्केड्यूल सारा उनके लिए खुद बनाता है। तो उसका स्टाइल जो है वो डायरेक्टिव स्टाइल जो है वो होगा। इसी तरह से अकॉर्डिंग टू पाथ गोल थ्योरी, विच टाइप ऑफ लीडर सेट चैलेंजिंग गोल फॉर देयर सबॉर्डिनेट्स। किस किस्म के लोग जो है वो अपने सबॉर्डिनेट्स के लिए चैलेंजिंग किस्म के गोल जो है वो रखते हैं। तो हम देखते हैं वो अचीवमेंट ओरिएंटेड जो है वो लोग जो है वो अपने लोगों के लिए गोल सेट करेंगे और उनको जो है इस तरह से जो है वो मोटिवेट करेंगे और इस तरह से लीडरशिप जो है वो प्रोवाइड करेंगे। अच्छा जी, आर द मेजर थ्योरीज टू अंडरस्टैंड लीडरशिप। ये हमने जो है वो सारी थ्योरीज जो है वो जिसकी बात की है, हमने ट्रेड थ्योरीज की भी बात की है, बिहेवियरल थ्योरीज की भी बात की है और कंटीजेंसी थ्योरीज की भी बात की है। तो ये मेजर थ्योरीज हैं। वैसे लीडरशिप की और भी बेशुमार थ्योरीज जो है वो हो सकती हैं, लेकिन ये मेजर थ्योरीज हैं जिसको हम डिस्कस कर चुके हैं। तो इसका आंसर जो है वो ऑल ऑफ द अबव, यानी सारी थ्योरीज जो है वो मेजर थ्योरीज जो है वो हैं। तो अभी हम इसको, अभी आज हमने जो डिस्कस किया है इसमें वो हमारे पास हैं ट्रेड्स थ्योरीज जो कि पर्सनल करेक्टरिस्टिक से डील करती हैं, बिहेवियरल थ्योरीज हैं डील विद द बिहेवियर्स, और कंटीजेंसी थ्योरीज हैं जो कि किसी सिचुएशन को के हवाले से या कंटीजेंसी वेरिएबल्स को या सिचुएशन वेरिएबल्स को जो है वो डील करती हैं।